प्रोसीजर कभी कभी इतना पावरफुल लगता है कि लॉ भी बोल देता होगा। भाई पहले इंडिया में अरेंज मैरिज एक ऐसी चीज है जो पेरेंट्स के लिए प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है, क्वेश्चन करना डेमोक्रेटिक राइट है, बट क्रिएटिंग chaos। इंडिया में पैदा होते ही इंटरव्यू शुरू हो जाता है। बच्चा हेल्दी है? अरे छोड़ो। ध्यान से देख लीजिए इस पैकेट, इस 10 ग्राम के ट्यूब में। बचपन में मम्मी कहती थी बेटा पढ़ लो, मेहनत करो, टॉप करेगा तो लाइफ सेट है। ऐसा कुछ करना है मर्दों के साथ और उनकी मेंटल हेल्थ के साथ। हमें उनकी अचीवमेंट्स, उनका सक्सेस, रिस्पेक्टेड जजेस एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रैप के बारे में जिसका शिकार अभी सारे स्टूडेंट हो रहे हैं, पेपर लीक। बचपन में मम्मी कहती थी बेटा पढ़ लो, मेहनत करो, टॉप करेगा तो लाइफ सेट है। मम्मी को क्या पता था कि टॉप करने के लिए एनसीईआरटी नहीं, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ता है। हमारे देश में पेपर लीक होना एक कोई एक्सीडेंट नहीं रहा, ये तो एक नेशनल स्पोर्ट बन चुका है। क्रिकेट के बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा सस्पेंस है तो वो है क्या कल एग्ज़ाम होगा या पोस्टपोन होगा। भाई नीट का पेपर हो या रीट का या यूपीएससी प्रीलिम्स का, पढ़ाई करने वाले बच्चे 18 घंटे चेयर पर बैठ के फाइल्स के पेशेंट बन रहे हैं और बाप के पास 15 लाख रुपए वाले लॉन्डर बिना पेन उठाए टॉपर बन रहे हैं। मेरा तो सिंपल मानना है भाई, गवर्नमेंट को इतनी मेहनत करनी ही नहीं चाहिए। एग्जाम सेंटर क्यों बनाते हैं, इन्विजिलेटर को पैसे क्यों देते हैं, सेंट्रल जेल के बाहर रोल नंबर चिपका दो ना। वैसे एक बात है, पेपर लीक करने वालों का सिस्टम कितना स्ट्रांग है बॉस। हमारे डिजिटल इंडिया के यूपीआई कभी कभी चाय की दुकान पर फेल हो जाती है, लेकिन उनका पीडीएफ शेयर होने का स्पीड 5G से भी तेज है। लव मैरिज का है अलग ही नज़ारा, पहले दिल हारा अब पूरा परिवार हारा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई एम वंदना सिंह और आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे टॉपिक पर जिस पर हर किसी की अपनी अलग राय होती है, लव मैरिज। कुछ लोगों के लिए ये सच्चे प्यार की जीत है तो कुछ लोगों के लिए एक बड़ा जोखिम। लेकिन सच तो यह है कि लव मैरिज ना तो पूरी तरह सही होता है ना ही पूरी तरह गलत। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों लोग कितने समझदार, जिम्मेदार और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखने वाले हैं। एडजस्टमेंट और जिंदगी का सफर। लव मैरिज में जिंदगी का सफर उतार चढ़ाव वाला ही होता है। इमोशन तेज हो सकते हैं, उम्मीदें बड़ी हो जाती है और कभी कभी निराशा भी गहरी लगती है। पर अगर दोनों तरफ से सम्मान, ईमानदारी और बाउंड्री क्लियर हो तो सफर बहुत खूबसूरत भी हो सकता है। लव मैरिज दो व्यक्तियों का आपसी प्रेम, विश्वास, समानता की स्वतंत्रता का प्रतीक है। जहाँ इसके पॉजिटिव पॉइंट जैसे बेहतर आपसी समझ और रूढ़िवादिता से मुक्ति है तो वहीं इसकी कुछ अपनी चुनौतियां भी है। वास्तव में विवाह का सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करता कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। विवाह का आधार जीवन साथी के प्रति सम्मान, वफादारी, जिम्मेदारी की भावना और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प है। यदि प्रेम में परिपक्वता और परिवार का आशीर्वाद भी जोड़ दिया जाए तो प्रेम विवाह समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण बन सकता है। थैंक यू। आज मैं कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ, बल्कि एक ऐसा सच बताने आई हूँ जिसे हम सब जानते हैं लेकिन अक्सर स्वीकार नहीं करते। टॉपिक है द फेयरी स्क्रीन ऑब्सेशन। तो आइए बिना किसी फिल्टर के इस सच का सामना करते हैं। आज मैं एक ऐसी चीज पर बात करने आई हूँ जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन हर घर में इसकी बीमारी जरूर मिल जाती है और वो बीमारी है गोरे होने का जुनून। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते ही डॉक्टर कहते हैं माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है, लेकिन बाहर खड़े रिश्तेदार पूछते हैं ठीक है पर रंग कैसा है। अगर बच्चा गोरा हुआ तो अरे वाह बिल्कुल फिल्म स्टार लगेगा, और अगर सांवला हुआ तो कोई बात नहीं, दादी का नुस्खा है ना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे बच्चा नहीं नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ और लोग उसकी कलर वेरिएंट पूछ रहे हो। फिर से होता है घरेलू नुस्खों का आतंक। हल्दी लगाओ, बेसन लगाओ, दूध लगाओ, दही लगाओ, इतना सब कुछ चेहरे पे लगा दिया जाता है कि इंसान कम संडे स्पेशल थाली ज्यादा लगने लगता है।
और जब कुछ काम नहीं करता तब आता है विज्ञापन। याद है वो पुराने फेयर एंड लवली वाले विज्ञापन? चलिए सर, ध्यान से देख लीजिए इस पैकेट को। इस 10 ग्राम के ट्यूब में हमारे इंडियन सोसाइटी का सबसे बड़ा मैजिक छुपा हुआ है। इसे 2 मिनट लगाओ, आपकी सारी बेरोजगारी, आपका पूरा पास और आपकी जितनी भी बुरी किस्मत गायब। लेकिन दुख की बात यह है कि ये पैकेट कोई मैजिक नहीं, हमारी कंट्री का सबसे बड़ा ड्रामा है। रिस्पेक्टेड जजेस और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अनफिल्टर्ड टॉक में बिल्कुल अनफिल्टर्ड बोलने आई हूँ। आजकल हमारी सोसाइटी में जब लड़कियां पैदा होती हैं तो घर वाले हॉरोस्कोप बाद में देखते हैं। सबसे पहले घर वाले RGB कलर चेक करते हैं। और आंटी लोग जब किसी लड़की से मिलती है तो ये नहीं बोलती हैं कैसी हो बेटा, उनकी आंखों में एक इनबिल्ट फेस स्कैनर लगा होता है, बीप बीप। और शेड रेटिंग एवरेज एडवाइस, सुबह शाम बेसन दही के प्लस्टर मारो, नहीं तो शादी के मार्केट में 50% डिस्काउंट देना पड़ेगा। और इन UPSC एस्पिरेंट को देखो, दिन रात एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी और स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री रखते हैं। इक्वालिटी, ह्यूमन राइट और कॉन्स्टिट्यूशन पे बड़े-बड़े ऐसे लिखते हैं, लेकिन शादी.com पे आते ही इनका इक्वालिटी फिल्टर क्रॉस हो जाता है। इंडिया में पैदा होते ही इंटरव्यू शुरू हो जाता है। बच्चा हेल्दी है? अरे छोड़ो, गोरा है या नहीं ये बताओ। और गलती से घर में कोई बच्चा गोरा नहीं हुआ तो रिश्तेदार ऐसे एक्सपर्ट हो जाते हैं जैसे मेलानिन पर PhD करके आए हों। दूध लगाओ, दही लगाओ, हल्दी लगाओ, बेसन लगाओ, और हाँ, धूप में मत जाना, टैन हो जाएगा। अरे आंटी, धूप से तो विटामिन D मिलता है, लेकिन आपके तानों से सिर्फ विटामिन डिप्रेशन। प्रोटेस्टर्स वर्सेस गवर्नमेंट, रियल पावर किसके पास है? तो सबसे पहले मैं आप सबके सामने एक कन्फेशन करना चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट के साइड में। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं अनभक्त हूँ, और उनमें से भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको तो पक्का गोदी मीडिया ने स्पॉन्सर किया है। अरे भाई, स्पीच है, IT रेड नहीं, रिलैक्स हो जाओ और सुनो। आजकल पॉलिटिकल डिस्कशन में सबसे पहले पूछा जाता है तुम किसको सपोर्ट करते हो, और आंसर मिलते ही सामने वाले को सुनना बंद। गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो तो अंधभक्त हो, और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो तो एंटी गवर्नमेंट हो। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? मैंने एक रील में देखा था। ऑलरेडी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट तो सबको मिला ही हुआ है, डिग्री भी मिल गई, सोर्स भी मिल गया। अरे इंस्टाग्राम है ना। आई सपोर्ट द गवर्नमेंट टुडे नॉट बिकॉज आई थिंक दैट द गवर्नमेंट इज ऑलवेज राइट, बट बिकॉज गवर्निंग अ कंट्री इज हार्डर देन क्रिटिसाइजिंग वन। प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है, क्वेश्चन करना डेमोक्रेटिक राइट है, but creating chaos is not a free pass. Protester says, government please listen to us. Imagine a student trying to reach his exam hall और वो कह रहा है भाई प्लीज़ मुझे अपने एग्ज़ाम सेंटर तक तो पहुंचने दो यार। तो इससे हमें समझ में आता है डेमोक्रेसी सिर्फ प्रोटेस्टर्स के लिए नहीं, ये उन लोगों लिए भी है जैसे आम जनता। द पीपल, it belongs to the student, the workers and the patient trying to reach hospital at a critical situation. उनके राइट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने इन प्रोटेस्टर्स के हैं। और फिर आता है प्रोटेस्ट का वो पार्ट जहाँ पे क्रिएटिविटी भी फुल अटेंडेंस लगा देती है, यानी प्ले कार्ड। कोई कह रहा है गवर्नमेंट प्लीज़ लिसन, और वहीं पे आपको एक प्यारा सा बोर्ड दिखता है, कुछ पूछो प्लीज़ रिज़ाइन कर दो यार। प्रोटेस्ट प्रेशर क्रिएट कर सकता है, बट प्रेशर कैन नॉट रिप्लेस द लॉ। कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट शुड फियर द पीपल। अगर हर डिसीजन से फियर होगा तो गवर्नेंस कैसे होगी? गवर्नमेंट नीड अकाउंटेबिलिटी नॉट इंटिमिडेशन। और हाँ, अनभक्त बोलना बहुत ईजी है। गवर्नमेंट को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो मतलब अनभक्ति है, लेकिन गवर्नमेंट को हर बात में जो ब्लाइंडली अपोज कर रहा है वो कौन है? अंधविरोधी। देखो, मेरा रूल सिंपल है, गवर्नमेंट गलत है, क्वेश्चन इट। गवर्नमेंट सही है, डिफेंड इट। प्रोटेस्ट पीसफुल है, रिस्पेक्ट इट। और अगर प्रोटेस्ट वॉयलेंट है तो जस्ट रिजेक्ट इट ना। तो रियल पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, प्रोटेस्टर्स के पास प्रेशर है, सिटीजन के पास वोट है, लेकिन इन सब के ऊपर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन।
और मेरी तरफ से सत्ता हो या विरोध, दोनों की सीमा एक है, हमारा संविधान। जो उससे ऊपर उठने की कोशिश करता है वो लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाता है। तो हाँ, आप मुझे अंधभक्त कह सकते हैं। बिफोर दैट लेबल ब्रिंग मी एन आर्ग्यूमेंट, व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, इंस्टाग्राम रील नहीं, और प्लीज़ मीम को एविडेंस बना के मुझे मत दिखाना। 1970 फतवा पॉलिटिक्स से लेकर आज तक रिलीजन पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व रही है। ऐसा कहना हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब रिलीजन का मतलब सिर्फ भगवान मंदिर नहीं रहा, बल्कि एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। पॉलिटिकल लीडर्स बेस्ट स्ट्रेटजी मानते हैं रिलीजन को फॉर वोट बैंक इलेक्शन। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, हम बड़े ही प्राउड से कहते हैं, पर ये कहाँ तक सही है? क्या हम हर रिलीजन गवर्नमेंट के नज़र पे इक्वल है? नहीं, हमारे कंट्रीज़ में अलग अलग रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट्स का डायरेक्ट रिलेशन रहता है पॉलिटिक्स से। पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती है ताकि वोट बैंक में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। पर क्या गलती सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ लीडर्स की है? नहीं, हम जैसे कॉमन सिटीजन्स की भी है, इलिटरेट, स्पेशली इलिटरेट एंड ओल्ड एज पीपल की है, जो आज भी ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के साथ है। हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिवाइड कर दिया है और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई पर्टिकुलर पार्टी पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करे एंड दूसरे रिलीजन को सप्रेस करे। हम डेवलपमेंट नहीं देखते, स्पेशली इलिटरेट पीपल। डेवलपमेंट नहीं देखना है कंट्री का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे रिलीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, बस वोट उसी को देना है। प्रॉब्लम्स हमारे लॉ में कम, प्रोसीजर्स में ज़्यादा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिए, पार्लियामेंट्स ने लॉ बनाए, कोर्ट्स ने प्रिंसिपल डेवलप किए। लेकिन जब एक सिटीज़न अपने हक को लेने निकलता है तब उसका सामना एक नए कैरेक्टर से होता है, प्रोसीजर कभी कभी इतना पावरफुल लगता है कि लॉ भी बोल देता होगा, भाई पहले मेरी फाइल ढूंढ लो। हम सब ने सुना है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, लेकिन सिर्फ डिले ही प्रॉब्लम नहीं है। कभी नोटिस किया है एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल ऐसे घूमती है जैसे इंडिया टूर पे निकली हो और उसका परमानेंट एड्रेस होता है अंडर प्रोसेस। अब ये सवाल है कि प्रोसीजरल डिले होता क्यों है? पेंडिंग केसेस, जजेस की वैकेंसीज, बार बार एडजमेंट, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर और ब्यूरोक्रेसी की स्लो स्पीड। कभी कभी लगता है कि हमारे प्रोसीजर्स का फेवरेट डायलॉग है कल आना, और वो कल कभी ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन सिर्फ कोर्ट्स को ब्लेम करना भी गलत होगा। डिले सिर्फ जुडिशरी के वजह से नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन सबकी अपनी रोल होती है। हम सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करते, सोल्यूशन भी सोचते हैं। डिजिटल कोर्ट्स, ई फिलिंग, टाइम बाउंड हियरिंग, वैकेंसीज को जल्दी फिल करना, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रमोट करना और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर को सिटीज़न फ्रेंडली बनाना, क्योंकि लॉ का पर्पस किसी को पनिशमेंट देना नहीं होता, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। Bengaluru techie Atul Subhas died by suicide, leaving behind a detailed note and video. Kota coaching student died by suicide, another promising life lost. Amar Kumar Sharma, a Delhi judge who died by suicide in May 2026 after allegating harassment including his wife and in-laws. Sounds just like another headline, right? इन सारे डिबेट्स, डिस्कशंस, ओपिनियंस के बीच हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भूल जाते हैं। हाउ वाज ही? वाज ही फाइन? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अ फॉरबिडन ओपन सीक्रेट, मेंस मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में पता सबको होता है पर कोई बात नहीं करता, और करे भी कैसे? अगर मर्द करेगा तो लगेगा कि ये तो बच्चा है, या फिर आसपास के दोस्त बोलने लगेंगे कि क्या लड़की की तरह उन्होंने लगा रखा है, और अगर कोई औरत कर देगी तो पिकनी है, अटेंशन के लिए कर रही। एक बहुत सुंदर कोट है, When people fell in love with someone's flowers and not their roots, they don't know what to do when autumn comes. शायद ऐसा ही कुछ हम कर रहे हैं मर्दों के साथ और उनकी मेंटल हेल्थ के साथ। हमें उनकी अचीवमेंट्स, उनका सक्सेस, उनका स्ट्रेंथ दिखता है, पर उनका पेशेंस, उनका पेन, उनका स्ट्रगल वो नहीं दिखता। और जब वो बिल्कुल टूट से जाते हैं तो हम कह देते हैं यार हमें तो कभी लगा ही नहीं, पर छोड़, चल सुट्टा मार के आते हैं। एनीवेज, अब आते हैं जरा इसके रूट कॉज पे। एनी गेसेस? दीदी, पेट्रियार्की।
क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम वाइज पीपल लाइक शाइना दी, हर प्रॉब्लम का मेन कॉज इज पेट्रियार्की। और हाँ, महिलाओं ने सिर्फ पेट्रियार्की ने सिर्फ महिलाओं को परेशान नहीं किया, मर्दों को भी सेम लेवल पे पीड़ित किया है। पता है, इसके कारण बचपन से ही मर्दों में वो इमोशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं हो पाता और ये लीड करता है लैक ऑफ एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन गैप की तरफ। और मैन एक्सप्रेसिंग फीलिंग सिर्फ एक टैबू बन के रह जाता है। और लड़कों से हम उम्मीद करते हैं कि वो बात क्यों नहीं करते। कैसे करेंगे? अगर कोई लड़का थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन है, शलांट है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करता है तो मीठा है। और अगर इसी फ्रस्ट्रेशन से अग्रेसिव डोमिनेटिंग हो जाए तो टॉक्सिक, रेड फ्लैग। पता है, एक बीमारी भी होती है एलेक्सिथीमिया, फैंसी राइट्स, पर बहुत खतरनाक है। इसमें मर्दों को पता ही नहीं चलता कि उनकी परेशानी क्या है, उन्हें फील क्या हो रहा, ना वो एक्सप्रेस कर पाते हैं ना कोप अप कर पाते हैं। शायद इसी वजह से हम कभी मर्दों की बात सुन या समझ ही नहीं पाते until unless it becomes a headline। तो आज जब हम रोज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते रहते हैं, शायद अब वक्त आ चुका है कि हम अपने बेटों को भी थोड़ा बचा दें। थैंक यू। बचपन से हमें यही ट्रेनिंग मिलती है, मर्द बनो, रोना मत, दर्द हो रहा है चुप रहो। इतना चुप रहो सुन लिया कि अब थेरेपिस्ट भी पूछता है क्या प्रॉब्लम है और हम बोलते हैं सब ठीक है। द स्क्रीन एडिक्टेड यूथ। अरे भाई एक मिनट रुकना, मैं इंस्टाग्राम में लाइव आ चुका हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अरे सॉरी मैं तो भूल गया था, मैं तो यहाँ इंसानों के सामने लाइव खड़ा। जब मैं स्टेज पर आया तो कितने लोगों ने यह सोचा कि इसकी फालतू बकवास सुनने से अच्छा है कि मैं इंस्टा पर रील स्वाइप कर लेता। दोस्तों अनफिल्टर्ड बात बोलूं, हम वो जनरेशन है जिनकी सुबह भगवान के नाम से नहीं, मम्मी मेरा फ़ोन कहाँ है से शुरू होता है। पहले लोग उठ के माँ बाप के पैर छूते थे, अब फ़ोन के फिंगरप्रिंट सेंसर छूते हैं। हमारा डेली रूटीन पता है क्या है? स्क्रॉल, लाफ, रिलेट, डिप्रेस एंड रिपीट। हम दिन में 8-8 घंटे स्क्रीन को घूरते हैं, इतना तो हमने कभी अपनी क्रश को भी नहीं घूरा होगा। और फनी बात पता है क्या? हम रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने में, इंस्टाग्राम को बताने हमने क्या खाया। खाना भले ही ठंडा हो पर फोटो की लाइटनिंग और फिल्टर वार्म होनी चाहिए। मम्मी पापा की तो लाइफ ही बदल गई है। पहले मम्मी कहती थी बाहर जाके दोस्तों के साथ खेल, अब मम्मी कहती है बेटा तू बस कमरे से बाहर आ जा, चाहे वहाँ भी आके गेम खेले पर शक्ल तो दिखा दे। और दोस्ती, पहले दोस्त मिलते थे तो गले मिलते थे, अब 4 दोस्त एक ही टेबल पर बैठे हैं, चारों फोन में घुसे हैं और एक दूसरे को डीएम कर रहे हैं। अरे यार सामने ही बैठे हैं, बोल के तो बता दे। इंडिया में अरेंज मैरिज एक ऐसी चीज है जो पेरेंट्स के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट और बच्चों के लिए कभी-कभी डेड ट्रैप। मतलब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ट्रायल के साथ आता है, पर शादी डायरेक्ट लाइफ टाइम प्लान। और फिर एंट्री होती है बायोडाटा की, जिसमें लिखा होता है हॉबीज, कुकिंग, हाइट, सिंगिंग, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब लड़की एकदम मैट्रिमोनियल एक्शन सीट वर्जन। उसके बाद लड़की चाय लेके आई, लड़का एक सिप लिया और डिसाइड कर लिया ये लड़की लाइफ टाइम पार्टनर बनेगी या नहीं। भाई ये चाय है या यूपीएससी प्रीलिम्स? और कॉम्पैटिबिलिटी चेक एक ही दिन के इंटरव्यू में हो जाता है। जॉब के लिए तो कम से कम 5-6 राउंड्स होते हैं, पर लाइफ पार्टनर एक कप चाय में ही डिसाइड हो जाता है। ये तो गलत बात है ना, ये हर जगह से रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है कुंडली मिलन, बिल्कुल कॉस्मिक वाईफाई चेक। अगर स्टार्स मैच हो गए तो शादी, वरना तुम्हारे स्टार्स तुम्हें सिंगल ही रखेंगे कि रहना ऑफिसर। और सबसे डेंजर चीज पेरेंट्स का प्रेशर कुकर। बेटी 20 की हो गई हो, अब तो शादी कर लो, वरना तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हें म्यूजियम में ही रखेंगे रेयर अनमैरिड स्पीसीज के नाम से। मैं अपने टॉपिक को एक सवाल से शुरू करना चाहती हूँ। अगर 2 स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम की तैयारी करें, एक स्टूडेंट पूरे साल दिन रात मेहनत करे और दूसरा पेपर लीक या ब्राइब की वजह से एग्जाम क्लियर कर ले, तो असली फेलियर कौन है, स्टूडेंट या सिस्टम? इसी सिस्टम को अंदर से खोखला कर देने वाली बीमारी का नाम है करप्शन। क्या है करप्शन?
हम जब भी करप्शन शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? किसी पॉलिटिशियन का करोड़ों का स्कैम, किसी ऑफिसर का स्विस बैंक अकाउंट या न्यूज चैनल्स पर चिल्लाते हुए एंकर्स। करप्शन सिर्फ पैसा लेना या ब्राइब देना नहीं होता। जब कोई अपनी पावर, अपनी पोजीशन या अपनी अथॉरिटी का मिसयूज अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करता है, वही करप्शन है। Good evening, respected judges, teachers, and my dear friends. I am Suhani Shikha, and I am here to speak on a topic that is simple to hear but powerful to think about: the safety illusion. Have you ever felt safe simply because a CCTV camera was watching, a police checkpoint was nearby, or an emergency helpline was just phone call away? Most are confidently say yes. We believe that this system guarantee our safety and give us sense of security. But let me ask one more question. If someone cries for help, no one chooses to act where we truly feel safe. That is the safety illusion. The comforting belief that security measures alone can protect us, while true safety depends upon values, courage, and responsibility of people around us. We often trust cameras, laws, and security system, but camera can record a crime, it cannot stop. A helpline can answer a call, but it cannot replace helping hands. And police checkpoints can enforce the law, but it cannot create humanity. Let me share a simple example. Imagine a busy road where CCTV camera installed everywhere. An incident happened. Instead of people helping injured person, many people take out their phones and start recording videos. The camera was working, the crowd was watching, but humanity was missing.